हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन माय चैनल ई एंड इन्फो आईटीआई। दोस्तों, जैसा कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग यूपी अनुदेशक भर्ती का सारा डिटेल्स देख रहे थे और लास्ट वीडियो में मैंने इन्फॉर्म किया था जैसे ही डेट अनाउंसमेंट हुआ था, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि यूपी आईटीआई अनुदेशक भर्ती यूपी ट्रिपल एससी की थ्रू होनी है, जिसकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है 17 जुलाई 2022 को निर्धारित है। और यूपी ट्रिपल एससी ने एक रिटेन एग्ज़ाम के लिए सिलेबस भी जारी कर दिया है और 11 नवंबर 2021 को भी ये सेम सिलेबस जारी किया गया था यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, कि शासन की तरफ से भी आया था कि इस तरह के क्वेश्चंस ये कंटेंट से, ये सिलेबस से यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के वैकेंसी में पूछे जाएंगे इस सिलेबस से। तो वो सिलेबस के पूरे कंटेंट को बताया गया। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि कितने मार्क के टोटल क्वेश्चन होने हैं, कितने घंटे के होने हैं, क्वेश्चन किस कैटेगरी से आएंगे, किस सिलेबस से आएंगे, उसमें क्या क्या पॉइंट हमको कवर करनी है। तो दोस्तों, उसमें जब हमने पहली क्लास ली थी यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी का, जो मैं प्रिपरेशन कराने वाले क्लासेस में जो फर्स्ट क्लास ली थी, जिससे कि आपको 5 मार्क्स के आने हैं, 5 मार्क के उस कंटेंट से आने हैं, तो उसमें था आपका इंग्लिश लिटरेसी। अब इंग्लिश लिटरेसी तो बहुत ब्रॉड चैप्टर है, ब्रॉड यूनिट है, लेकिन उसमें उन्होंने बताया था, उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि ये सेक्टर हैं। तो क्या सेक्टर हैं? उसमें 3 सेक्टर थे। एक तो आपका पंक्चुएशन था, दूसरा सेक्टर आपका जेंडर था, नंबर था, सिंगुलर प्लूरल ये नंबर्स थे, और उसके बाद तीसरा पॉइंट है चेंज ऑफ टेंस, यानी टेंस की इंफॉर्मेशन थी। ये 3 पॉइंट से उन्होंने कहा कि हम 5 मार्क्स के लेंगे। तो वो मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में कर दी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी पड़ा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और मैंने प्लेलिस्ट बनाया है यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी की, तो प्लेलिस्ट में भी जाके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने वीडियो पब्लिश किया हुआ है। आज हम सेकेंड क्लास ले रहे हैं, थोड़ी सी देर से ले रहे हैं। देर मतलब वीडियो पब्लिश करने में और भी इंफॉर्मेशन थी, तो इसलिए इस पर मैं नहीं आ सका था। तो आज मैं सेकेंड क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है, जिससे आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के क्वेश्चन इस कंटेंट से आएंगे। तो इस कंटेंट्स में भी आपको 7, 8, 9 इस तरीके के चैप्टर्स पढ़ने हैं। लेकिन ये यूनिट जैसे इंग्लिश लिटरेसी थी, वैसे ही ये सेकेंड यूनिट है आईटी लिटरेसी। आईटी लिटरेसी में जो आपको है 20 मार्क्स आने हैं। तो अब आईटी लिटरेसी में क्या क्या चीजें पढ़नी है? तो आईटी लिटरेसी में जो फर्स्ट पॉइंट है वो स्टार्ट होगा कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। तो कंप्यूटर की सामान्य जानकारी देखिए, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं और जितने लोग आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी का फॉर्म फिलअप किया है, आजकल हर किसी को पता है बेसिक कंप्यूटर्स का नॉलेज सबको है। आप ट्रिपल सी करते हैं और डीसीए, पीजी डीसीए, तमाम ऐसे कोर्सेज हैं। बहुत सारे लोग बीसीए कर रखे होंगे, एमसीए कर रखे होंगे। तो इस तरीके से ये बहुत कॉमन चीज़ है। आजकल प्राइमरी लेवल पे भी कंप्यूटर की सामान्य जानकारी दी जाती है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी से जारी सिलेबस, जारी पाठ्यक्रम में हमको जो बताया गया है कि हम किस सेक्टर से क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें उन्होंने आईटी लिटरेसी में दिया है कि कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से क्वेश्चंस होंगे। तो इस कंप्यूटर की सामान्य जानकारी में और क्या पॉइंट्स होगा, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि जैसे आपका नेम ऑफ हार्डवेयर है, तो ये रहा। तो इसमें चीजें क्या है? नेम ऑफ हार्डवेयर और हार्डवेयर के बारे में भी आपको जानना है। हार्डवेयर से क्वेश्चंस आएंगे और वो हार्डवेयर कौन कौन से हैं, उनका काम क्या है। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क की सामान्य जानकारी जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके सिलेबस में है, सबकी जनरल इंफॉर्मेशन है। तो जनरल इंफॉर्मेशन यानी सामान्य जानकारी। तो आइए अब हम लोग अभी देखते हैं कि नेम ऑफ हार्डवेयर क्या है
और कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी में अगर वो जनरल इंफॉर्मेशन कहते हैं तो वो क्वेश्चन छोटे भी पूछ सकते हैं, थोड़ा क्रिटिकल भी पूछ सकते हैं। तो अगर इंफॉर्मेशन है जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में तो वी शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो बहुत बेसिक चीज़ है, क्लास 3rd 4th 5th 8th में भी आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं कि कंप्यूटर्स के फुल फॉर्म क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे एब्रीवेट करूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन COM कॉमन ऑपरेटिंग मशीन particularly used for technical education and research। आप इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन particularly used for technical education and research। ये एक फुल फॉर्म हो गया जनरली आपको। अब कंप्यूटर में क्या चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर काम क्या इससे करता है, बेसिकली मैं थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। ये एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है जो आपको ये बताएगा कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, और इसी में मैं बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे आपका कंप्यूटर में इनपुट होता है, दो पार्ट है, एक मेन इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच का जो मिड आपका जो प्रोसेसर है या जो वर्क करता है इसको फीडिंग करने का और फीडिंग को प्रोसेस कराने का, तो वो आपका CPU। और यहाँ पे आउटपुट हो गया, यानी कि जो आपने इनपुट दिया वो CPU में प्रोसेस हुआ और आउटपुट में आपको रिजल्ट मिल गया। तो ये चीज़ें मैं जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चंस भी होंगे कि क्वेश्चन किसी भी प्रकार के बन सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस के नाम या कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम दे दिया, आपसे क्वेश्चन कर लिया। CPU का एब्रीवेशन पूछ सकता है कि CPU स्टैंड फॉर पूछ सकता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इस तरह से भी क्वेश्चंस कर सकता है आपको। आउटपुट डिवाइसेस में कुछ नाम दे दिया और वहां पर भी आपसे पूछ सकता है। तो थोड़ा मैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात कर लेता हूं। आउटपुट CPU को आप माइक्रो प्रोसेसर, CPU का अदर नेम बोल सकता है कि CPU अदर्स नेम, और आपके पास ऑप्शन दे दिया तो माइक्रो प्रोसेसर भी कभी कभी CPU को जानते हैं, ऐसा माइक्रो प्रोसेसर से भी। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस, आप जानते हैं कि इनपुट डिवाइसेस में आपका माउस है, कीबोर्ड है, तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं आपका इनपुट की तरह काम करती हैं। आउटपुट डिवाइसेस में आपका डिस्प्ले, जैसे मॉनिटर हो गया, आपका जो लाउड स्पीकर होता है, एग्जैक्टली लाउड स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइसेस में है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, तो ये सब चीज़ें, मॉनिटर है, तो ये सब चीज़ें आपकी आउटपुट डिवाइसेस में आती हैं, जो कि बहुत बेसिक है और आप सभी को पता है। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि कंप्यूटर का जो क्षेत्र है, फील्ड है, इसका एडवांटेज या आप कह सकते हैं कि ये किन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब यूज दिखा देता हूं आप लोगों को। एप्लीकेशंस, प्रयोग, कंप्यूटर्स का जो फील्ड है, जो यूजेस है, वो कहाँ पर है। तो एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर में अगर आप देखेंगे तो जो एट प्रेजेंट ऑफ टाइम जो चल रहा है मार्केट में, हर फील्ड में है। जैसे एजुकेशनल सेक्टर सबसे मेन सेक्टर, अगर आज हम लोग भी सोशल मीडिया या कंप्यूटर के थ्रू स्टडी करते हैं, स्कूल्स में है, तो एजुकेशन सेक्टर्स में है। एजुकेशन सेक्टर के बाद अगर मैं बोर्ड पे नहीं लिख करके डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा आप जा करके मतलब जो आपके पास मटेरियल्स हैं वहाँ से आप देख लेंगे चीज़ों को। मेन पॉइंट मैं दिखा दे रहा हूँ। एप्लीकेशंस एजुकेशन सेक्टर्स में, मेडिकल सेक्टर्स में, इंटरटेनमेंट सेक्टर में, और इस तरह से बिजनेस, तो जो है बिजनेस सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। मेडिकल में आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स हैं या जितने भी आपके पैथोलॉजी है या डायग्नोसिस सेंटर है, हर जगह दे आर यूजिंग कंप्यूटर। ट्रांसपोर्ट में भी आप देख रहे हैं, टोल प्लाजा पे आपकी पर्ची कटती है, जब बस से या फोर व्हीलर से आप जाते हैं, आपके नंबर स्कैन होते हैं, वहाँ पे आपने टैरिफ कराई है नहीं कराई है पता चल जाता है, तो दे आर यूजिंग द कंप्यूटर। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी है,
और आप टिकटिंग करते हैं, जैसे टिकट करते हैं, कैंसिल करते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जैसे रेलवे के सेक्टर में मैं बोल सकता हूँ। तो इस ट्रांसपोर्टेशन में ही आ गया रेलवे भी। तो इस तरीके से कंप्यूटर के यूजर्स होते हैं, कंप्यूटर के एप्लीकेशंस हैं, एजुकेशनल आपका, उसके बाद एजुकेशन के साथ साथ आपका बिजनेस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, मेडिकल सेक्टर्स हो गया, मनोरंजन के क्षेत्र में हो गया, इंटरटेनमेंट। इस तरह और भी तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे कंप्यूटर का बहुतायत यूज होता है। इससे भी आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे की पॉइंट हम देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। कुछ कंप्यूटर्स की क्वालिटी होती है जो आपको मतलब उससे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, क्वालिटी क्या है, जैसे एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर की एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। उसके साथ आईक्यू, कंप्यूटर का आईक्यू, आईक्यू यानी जीरो होता है, कंप्यूटर का आईक्यू जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? कंप्यूटर किसी भी वर्क को, किसी भी फंक्शन को सेल्फ नहीं करता है। कंप्यूटर को ज़रूरत होती है इंस्ट्रक्शन की, और इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं, तो इसलिए उसका आईक्यू जीरो होता है। और आप जानते हैं कि कंप्यूटर की जो कह सकते हैं हम, उसकी जो थकान होती है, थकान नहीं होती है कंप्यूटर को ऐसे मानव की तरह। वो कितने घंटों तक काम कर सकता है बिना थके हुए, ये सब प्राइमरी लेवल की इंफॉर्मेशन है। फिर भी अगर आपके कोर्स में है, आपके सिलेबस में है, तो यू शुड नो, आपको जानना चाहिए, इससे ऑसिलेट होना चाहिए, इसके और थोड़ा डीप में जाना चाहिए। सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इन चीज़ों को अपने हिसाब से भी थोड़ा देखते जाएंगे। और क्या है, वर्सेटिलिटी है कंप्यूटर में। उसके बाद और भी चीज़ें हैं कंप्यूटर्स को, और भी चीज़ें में क्या हो सकता है, और भी चीज़ें में जैसे वो सेंसलेस है। सेंसलेस इंस क्या कह सकते हैं? सेंसलेस को यानी कि जो ऑर्गन्स होते हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कंप्यूटर्स को नहीं है। उसको आप उसको भावनात्मक उसके अंदर नहीं है, जैसे ह्यूमन में होता है कि भावना होती है, वो दुख, सुख या पेन को फील करता है, पर कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। तो वो सेंसलेस भी होता है, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी के आधार पर काम करता है। उसके बाद और भी चीज़ें हम बात करें, जैसे स्पीड। तो स्पीड भी आप जानते हैं कि ह्यूमन से बहुत हाई स्पीड होती है। वो मतलब कि कितना थाउजेंड या लैक्स फाइल्स भी जो प्रोसेसिंग होती है वो सेकेंडों में कर देता है। तो स्पीड इज सो हाई ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद स्पीड के साथ साथ उसकी जो मेमोरी होती है, स्मरण शक्ति जो होती है, वो बहुत हाई होती है। जैसे हम किसी चीज़ को याद करते हैं, भूल जाते हैं कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कोई भी फाइल सेव होकर के पड़ी है, तो 10 साल बाद, 20 साल बाद अगर फाइल क्रैप नहीं हुई है या डैमेज नहीं हुई है, तो उस फाइल को भी आप ओपन करके, चाहे वीडियो है, इमेज है, इंफॉर्मेशन है, आप उसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये भी चीज़ें थी कंप्यूटर्स की। और मेरा थोड़ा सा छूट गया था एक्सप्लेनेशन में, आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मेमोरी, मेमोरी मेमोरी में 2 पार्ट्स है। मेमोरी का भी मैंने थोड़ा सा छूट गया था एक्सप्लेन करने में। मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो मेमोरी क्या करती है, आप जानते ही हैं कि डेटा को स्टोर करके रखती है। अब जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन होते हैं, इससे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन है, सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन है। तो प्राइमरी मेमोरी का काम क्या है, सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या है, ऐसे आपको आ सकता है। तो प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा होते हैं, प्रोसेसिंग होता है, सपोर्ट करने के लिए जो आपका माइक्रो प्रोसेसर के पास होता है, करीब होता है, लेकिन यह परमानेंट नहीं रहता है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी आप इंफॉर्मेशन को परमानेंटली सेव करके रख लेते हैं। ये आपका
इरेज हो जाता है कुछ टाइम के बाद, जब डेटा प्रोसेसिंग हो जाती है या कंप्यूटर आप शट डाउन करते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में डेटा लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज रहता है। कैसे रहता है आइए देखते हैं। हियर इज सम एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में आपका रजिस्टर है, रैम है, रीड एक्सेस मेमोरी, रोम है, रीड ओनली मेमोरी, कैच मेमोरी। तो दीज मेमोरीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। रजिस्टर, रैम, रोम, कैच, दिस इज द प्राइमरी मेमोरी। एंड हियर इज सेकेंडरी मेमोरी। मैग्नेटिक टेप है जो आजकल यूज नहीं होता है, मैग्नेटिक डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है जो आजकल यूज में नहीं है या नहीं के बराबर है। फिर बीच में आया था सीडी, आया था डीवीडी, आया था। तो आपका डीवीडी की जो मेमोरी कैपेसिटी है हाई होती है सीडी के अपेक्षा। तो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। तो ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। उसके बाद आपने मेमोरी चिप, अभी आजकल जो मोबाइल में कुछ साल पहले मेमोरी चिप यूज़ कर रहे थे, अभी भी लोग यूज़ करते हैं। तो वो भी मेमोरी कार्ड जो एसडी या इस तरीके का आता है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लॉन्ग टाइम के लिए रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड आल्सो सेकेंडरी मेमोरी। अब हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या है, इसी का पार्ट है जो आईटी लिटरेसी का बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हम लोग देख रहे थे, उसी का है कंप्यूटर नेटवर्क। दिस इज द पार्ट ऑफ नेटवर्क। यहाँ पे ये 5 ठो आपके सामने पार्ट दिख रहे हैं जो नेटवर्क के मेन पार्ट होते हैं। जैसे सर्वर है, सर्वर के बाद क्लाइंट है। अब सब चीज़ों को चीज़ें होती हैं जो किसी भी सिस्टम को या किसी भी नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को प्रोसेस कराने को लिए, जोड़ने के लिए ज़रूरी होती हैं, मैनेज करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इसमें ही अब हम आगे देखेंगे, ये अगर हमारे पास ये सारे चीज़ें हैं तो इसके बाद के चीज़ों को समझना है कि ये जो नेटवर्क है कितने पार्ट में मेनली डिवाइडेड है, नेटवर्क कितने प्रकार का होता है, और नेटवर्क जो प्रकार है वो किस तरीके से काम करता है, उससे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। देख पा रहे हैं कि लैन और वैन। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। और वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क है। तो अब हम जानेंगे लैन क्या काम करता है, वैन क्या काम करता है। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये इथरनेट केबल की थ्रू, इथरनेट केबल के थ्रू जो लोकल एरिया नेटवर्क है, इथरनेट केबल के थ्रू डेटा ट्रांसफर या इंटरनेट एक्सेस आप करते हैं, जिसका एक अप्रॉक्सीमेटली जो डिस्टेंस होती है 10 किलोमीटर तक, इसको हम बहुत आसानी से यूज करते हैं। और लैन में जो डेटा ट्रांसफर रेट होता है वैन की तुलना में बहुत हाई होता है। तो इस तरीके से लैन का फंक्शन है, लैन इस तरीके से काम करता है। लैन का ये फुल फॉर्म है, लैन की ये डिस्टेंस है। लैन में भी आप जो इथरनेट केबल होती है उसके थ्रू एक कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर को आप जोड़ने का कार्य करते हैं। लेकिन जब आप वैन में आते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क में, तो वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है पूरा वो वर्ल्ड वाइड है। तो वर्ल्ड वाइड है, कैसे है, पूरे विश्व में एक देश से दूसरे देश के कंप्यूटर्स को ऐड करने के लिए दे आर यूजिंग विद द हेल्प ऑफ वैन। वैन की सहायता से ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है इंफॉर्मेशन को। इसीलिए इसी माध्यम से, इन्हीं चीजों की वजह से वैन है। तो इसीलिए जो कंप्यूटर्स का यूज होता है, नेटवर्क दिया है, तो इसीलिए डिफेंस में भी कंप्यूटर का बहुत बड़े स्तर पे यूटिलाइजेशन होता है, यूजेस होता है, और वहां पे हेल्प करता है वैन। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क है, बहुत हाई इसकी स्पीड नहीं होती है, इसकी जो स्पीड होती है वो लैन की तरह स्पीड नहीं देता है। तो ये आपका हो गया वैन। एक वैन में
कई सारे लैन हो सकते हैं। तो जब वैन और लैन जब लैन को वैन के साथ जोड़ा जाता है या वैन के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो जो डिवाइस यूज होती है इन दोनों के बीच में जोड़ने के लिए, उसको बोलते हैं राउटर। उसको क्या बोलते हैं? राउटर बोलते हैं। तो ये चीजें हो गया आपका लैन और वैन के बारे में, कि लैन कहां पर यूज होता है, वैन कहां यूज होता है, दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या है और दोनों के फुल फॉर्म क्या है। अब हम आगे देखते हैं ये चीजें। ये चीज सबको पता है, इंटरनेट के बारे में सब लोग अवेयर हैं कि इंटरनेट क्या चीज होता है। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1960 में। इंटरनेट स्टार्ट हो गया था, लेकिन 1960 में इंटरनेट स्टार्ट हो गया था, पूर्ण रूप से नहीं था, पूरे विश्व में नहीं था। उसके बाद सबसे पहले यूएसए ने क्या किया, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 1968 में यूएसए ने एक टीम का गठन किया, जिसको उन्होंने ARPANET नाम दिया। सॉरी, पी यहां पे छूट गया, ARPANET, ARPANET। इंटरनेट की शुरुआत तो 1960 में हो चुकी थी, लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं था, डेवलप नहीं था, पूरे वर्ल्ड में नहीं था। फिर यूएसए के रक्षा विभाग ने, जो डिफेंस एकेडमी है यूएसए का, उन्होंने 1968 में एक संगठन बनाया ARPANET। 1968 में यह संगठन बनने के बाद इस पर काम हुआ। काम होने के बाद 1969 में इसका गठन होने के बाद 1969 में पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे आपका इंटरनेट फैलने लगा, या कह सकते हैं कि फैल चुका था। तो तब से इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। इंटरनेट काम क्या करता है आप लोग जानते हैं कि ऐसा एक माध्यम है जहां से हर चीज को आप सर्च करके निकाल लेते हैं। सर्च इंजन से कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, डेटा ट्रांसफर होता है, डेटा के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू एवरीथिंग दे मेड इजी। सब कुछ को आसान बना दिया इंटरनेट ने, चाहे वो आपका स्टडी हो, आपका मेडिकल हो, आपका एंटरटेनमेंट हो, आपका एजुकेशन हो, आपका डिफेंस हो, जो भी चीजें हैं, या आपका एग्रीकल्चर हो, हर फील्ड को इंटरनेट ने इट्स मेक इजी, हर चीज को आसान बनाया। तो ये था एक वो इंफॉर्मेशन थी। ये जो सेकंड क्लास थी, क्लास आपको हो सकता है कि बहुत इजी लगा हो, बहुत आसान लगा हो, लेकिन जो सिलेबस दिया है मैंने वही चीजें कराई हैं, इसके बाहर की कोई भी चीज नहीं कराया हूं। और इसमें यह एक आपको आइडिया था, अकॉर्डिंग टू पाठ्यक्रम, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो यूपी SSSC का है, उसके अकॉर्डिंग एक आपको आइडिया था। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप और डीप में जाके और गहन अध्ययन कर सकते हैं और आप कॉम्पिटिटिव टाइप के क्वेश्चंस देख सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज बार बार कह रहा हूं कि फर्स्ट टाइम में ITI अनुदेशक भर्ती में यूपी SSSC के थ्रू एग्जाम होने जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस इतने भी जटिल नहीं आएंगे कि आप नहीं कर पाएंगे। आप मेरे क्लास के साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एक आइडिया देते चल रहा हूं, साथ में आप थोड़ा अपना पर्सनल एफर्ट लगा करके आप थोड़ा डीप जाइए, आप बहुत आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे और आप ITI के अनुदेशक बन जाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सभी लोग, क्योंकि आप जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बहुत ऐसे बच्चे थे जो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्होंने CITS तो थे, लेकिन कभी पेट हुआ नहीं था, इसलिए वो पेट का एग्जाम दिए नहीं थे। पेट के थ्रू ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी हुई नहीं थी, इसलिए वो पूरा कॉन्फिडेंस में थे कि हम तो CITS किए हैं, हो जाएगा। लेकिन उनके साथ बैड लक ये हुआ कि पेट मांगा, वो पेट नहीं थे। तो इसलिए जो संख्या है इतनी कम है कि अगर आप थोड़ा भी स्टडी
डीप स्टडी करते हैं या बेसिक स्टडी करते हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आप श्योर आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, आप एग्ज़ाम में सक्सेस हो जाएंगे। सामान्य जानकारी से जो हम लोगों ने अभी पूरे चैप्टर्स को पढ़ा है, एक्सप्लेनेशन देखा है, अब हम सामान्य जानकारी, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी या कंप्यूटर के हार्डवेयर या कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट, अब इसके बेस पर, इसके आधार पे कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस देखेंगे कि वो क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं और आएंगे। तो मैं आपको एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ भी इसकी दे दे रहा हूँ और आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर करा रहा हूँ जो काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा ये समझने के लिए कि हमको किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस विद द बेस ऑन बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड कंप्यूटर इंटरनेट एंड नेटवर्क हो जाएंगे। और आपका जो है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क से क्वेश्चंस हैं, इसमें हम लोग थोड़ा जल्दी देख लेते हैं और इसकी पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ भी पीडीएफ है और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा चीज़ कुछ है यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर हैं जो मैं क्लास लिया था उसी से रिलेटेड हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, आइए देख लेते हैं। जैसे जॉयस्टिक एक उपकरण है, इनपुट आउटपुट मेमोरी या कोई विकल्प नहीं, तो आप देख पा रहे हैं कि जॉयस्टिक जो है एक इनपुट उपकरण होता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का होता है गुर्दा, फेफड़ा, मस्तिष्क, कोई भी विकल्प नहीं, तो इसमें आपका आंसर होगा मस्तिष्क यानी ब्रेन। हाँ, यहाँ पे टिक नहीं किया हुआ है बट आपको ऐसा समझ लेना है। फिर उसके बाद यूनिट बाइनरी परिणामों को मानव के द्वारा पढ़े जा सकने वाले रूप में परिवर्तित करती हैं। आउटपुट यानी कि जो कंप्यूटर से जो भी कार्य उसमें होता है बाइनरी फॉर्म में, जब आपको रिजल्ट मिलता है तो वो आप रिजल्ट को देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं, तो उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा आउटपुट होगा। 4 है, यूनिट डेटा और अनुदेश को कंप्यूटर अनुसार परिवर्तित करती है, इसका आंसर इनपुट होगा। इनपुट यूनिट डेटा और अनुदेश को कंप्यूटर के अनुसार चेंज करती है। नंबर 5 देखेंगे, प्रोसेसिंग के दौरान प्राप्त हुए परिणाम को कहाँ स्टोर किया जाता है, तो मेन मेमोरी में स्टोर किया जाता है। उसके बाद 11 नंबर है क्वेश्चन, 5 के बाद हम 6 देखेंगे, यहाँ पर है। हाँ, जैसा कि मैं लेक्चर्स में ही बताया था कि कंप्यूटर का IQ क्या होता है, तो 0 होता है। किस लिए 0 होता है मैंने बताया था लेक्चर्स में ही कि कंप्यूटर का कोई अपना वो एक सजीव नहीं है, तो वो लाइफलेस होता है, जो इंस्ट्रक्शन उसको दिया जाता है वही काम वो करता है, इसलिए उसका IQ 0 होता है, वो अपने से कोई भी काम नहीं करता है। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड किस प्रकार होती है, हर्ट्ज में, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, कोई विकल्प नहीं, तो मेगा हर्ट्ज इसका आंसर है। अंक गणितीय क्रियाएं, क्वेश्चन नंबर 8, अंक गणितीय कंप्यूटर में किस भाग में होती हैं, तो ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नंबर 8, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो अस्थायी मेमोरी है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की स्टोरेज है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी स्टोरेज है। मैग्नेटिक डिस्क में डेटा किस प्रकार स्टोर किया जाता है, संकेंद्र ट्रैक के द्वारा। फिर 13 नंबर है, ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लेज़र किरण। उसके बाद है, आउटपुट उपकरणों के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा कार्य किया जाता है, तो आंसर है कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न किए गए परिणामों को उपलब्ध कराना। नंबर नेक्स्ट है 15, पीसी मॉनिटर में किस तरह का पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर मॉनिटर में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, तो आपका LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल यूनिट निम्नलिखित में कौन सा कार्य करती है, तो डेटा का प्रवाह को कंट्रोल करती है, और जो B है प्रोग्राम और डेटा को क्रमशः एक्सेप्ट करती है। एक क्वेश्चन है 17 नंबर, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कैच मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है,
तो प्राइमरी मेमोरी मैंने लेक्चर्स में भी बताया था। अलग है, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले कीबोर्ड किस प्रकार के होते हैं, तो क्वेर्टी होते हैं, QWERTY। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के द्वारा स्क्रीन पर प्रकाशित होने वाले छोटे बिंदुओं को क्या कहते हैं, तो पिक्सेल। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंक जेट प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर होते हैं, तो नॉन इम्पैक्ट होते हैं। इंक जेट हो, लेज़र हो, ये सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जिसमें एक कार्बन होती है, एक लेयर होती है, उस पर किसी चीज़ से हैमरिंग होती है तो उसकी इमेज बनकर पेपर पर आती है। जैसे पहले के टाइपिंग मशीन थी तो वो इम्पैक्ट टाइप के प्रिंटर होते थे, जिसमें ज़्यादा साउंड होता है और कार्बन स्ट्रिप की सहायता से इमेज लाई जाती है पेपर पर, तो वो इम्पैक्ट होती है। और जो नॉन इम्पैक्ट है वो इंकजेट प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है, इस तरह के सभी इंकजेट प्रिंटर होते हैं। थोड़ा सा उसके बाद ये सभी रिगार्डिंग रहा आपके हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर से क्वेश्चन, कंप्यूटर का सामान्य जानकारी से क्वेश्चन। थोड़े क्वेश्चन देखेंगे आपके जो आपके इंटरनेट नेटवर्किंग से क्वेश्चन थे, आपको पढ़ना था उसमें, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चंस आपको इसका आंसर खुद करना है, इसका प्रैक्टिस करना है, कमेंट में आप इसके आंसर देंगे। और ऐसे क्वेश्चंस जिसके आंसर आपके पास नहीं है या आपको नहीं पता चल पा रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको आंसर नहीं दे रहा हूँ, और ये आपका चैनल से करके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप बिल्कुल चैनल पर बने रहें। अगला क्लास होगा पर्यावरण का क्लास है, इसी सेक्शन का वो भी पार्ट है। तो दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।